हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं जगत सिंह, ब्राइट फ्यूचर चैनल से। आज हम राजनीति विज्ञान में कक्षा 11 की जो प्रथम रूप है हमारा संविधान, उसका जो लेसन नंबर 3 है विधायिका या विधानमंडल, इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। अब इससे पहले विधायिका की चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सरकार के या शासन के अंगों के बारे में। सरकार या शासन के 3 अंग हैं। पहले अंग को विधायिका कहते हैं, दूसरे को कार्यपालिका, तीसरे को न्यायपालिका। अब विधायिका क्या काम करती है? विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, अर्थात विधायिका कानून बनाने का काम करती है। दूसरा जो अंग है इसका कार्यपालिका है। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम करती है। और स्टूडेंट्स, न्यायपालिका क्या काम करती है? कानून लागू हुए हैं नहीं हुए हैं उनकी समीक्षा करती है और न्याय का काम करती है। अब ये जो हमारा भारत देश है लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल क्या करते हैं? कानून बनाने वाला सबसे मुख्य अंग है ना। विधानमंडल बनाने वाला सबसे मुख्य अंग है। कानून बनाने का जो काम करता है वो सबसे बड़ा काम जो है विधानमंडल का काम करता है। अब विधानमंडल केंद्र में भी होते हैं, राज्यों में भी होते हैं, है ना। सेम जैसे केंद्र में काम करते हैं ऐसे ही राज्यों में भी काम करते हैं। जनता के द्वारा निर्वाचित होता है कौन? विधानमंडल, है ना। और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। तो भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है इसको संसद का नाम दिया गया। भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका ऐसी राज्यों की विधायिका होती है, ऐसी एक केंद्र की या राष्ट्र की जो विधायिका है इसको हम संसद कहते हैं। अब भारतीय जो विधायिका है संसद, इसके 2 सदन होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता। और दूसरा होता है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं। ये 5 साल में भंग हो जाती है। अगर विश्वास मत खो देते तो 5 साल से पहले भी भंग हो जाती है। इसको निम्न सदन कहते हैं। और ये जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका चयन या चुनाव होता है। अब हम बात करें हमें संसद की जरूरत क्यों है, संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद क्या है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब यह संसद है इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और पार्लियामेंट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का पार्लर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना, है ना। क्या हो गया? पार्लर शब्द का मतलब हो गया बोलना। तो इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे, है ना, सम्मेलन के लिए किया जाता है जहां पर लोग इकट्ठे होकर औपचारिक चर्चाएं कर सकें, है ना। या जहां पर पहले औपचारिक चर्चाएं होती थी उनके लिए पार्लर शब्द का इस्तेमाल होता था। ब्रिटेन में संसद का विकास करने के लिए, कानूनों का निर्माण करने के लिए ये इसका जन्म हुआ। हम विधायिका के कार्यों को निम्न प्रकार से भी बांट सकते हैं, है ना। हम विधायिका के कार्यों को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कानून बनाना, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण और जनता के प्रति जवाबदेही। तो सबसे पहले बात करते हैं कानून बनाने की। जैसे हमने लिया कानून बनाना। अब कानून बनाना क्या है? या नए कानून बनाना तथा पुराने कानूनों को रद्द करना या कानूनों में संशोधन करना, बदलाव करना, चेंज करना, ये किसका काम है? ये हमारी संसद का है। इसलिए तो हमें संसद की जरूरत होती है, वरना तो सारे कानून तो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। दूसरी बात है वित्तीय कार्य करना, है ना। अब वित्तीय कार्य कैसे होते हैं?
विधायिका राष्ट्रीय खजाने की रक्षा भी करती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विधायिका होती है वो राष्ट्रीय खजाने की रक्षा करती है, जो राज्य की विधायिका होती है वो राज्य की खजाने की रक्षा करती है। तो विधायिका क्या करती है, राष्ट्रीय खजाने की रक्षा करती है और संसद सदस्यों की पूर्व अनुमति के बिना या उनकी अनुमति लिए बिना कोई नया कर नहीं लगा सकती, ना कर में संशोधन कर सकती है ना, तथा ना ही कोई धनराशि निकाल कर खर्च कर सकती है ना, और ना कोई उनकी सहमति के बिना कोई कर हटाया भी नहीं जा सकता, अर्थात करों में कोई भी चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए संसद से पूर्व अनुमति लेनी होती है। कोई भी इस तरह का चेंज करने के लिए हमें संसद से पहले ही अनुमति लेनी होती है। अनुमति लेने के बाद ही नया कर लगाया जा सकता है, पुराना कर हटाया जा सकता है या करों में चेंज किया जा सकता है। तो ये था इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम। और एक बात और करती है, जनता के प्रति जवाबदेही। हमारी जो संसद है वो जनता के प्रति जवाबदेही है। कैसे है, विधायिका है ना, विधायिका के द्वारा जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाया जाता है। विपक्षी लोग क्या करते हैं, संसद में जनता की जो शिकायतें हैं इनको उठाते हैं, तो उनको प्रकाश में लाते हैं, हाईलाइट करते हैं। और कभी कभी समय समय पर क्या होता है, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं आदि की समस्या को लेकर संसद में हंगामा खड़ा हो जाता है ना, शोर शराबा खड़ा हो जाता है ना, संसद में हंगामा खड़ा हो जाता है, शोर शराबा खड़ा हो जाता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संसद है ये जनता के प्रति जवाबदेही है। कैसी है ये, हमारी भारतीय संसद जनता के प्रति जवाबदेही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर संविधान में क्या किया गया। जैसे हमारे केंद्र में 2 सदन हैं, अभी मैंने बात बताई कि 2 सदन कौन से हैं, एक राज्यसभा उच्च सदन है और एक लोकसभा निम्न सदन है। ऐसे ही हमारे राज्यों को भी एक सदनात्मक व्यवस्था या विधायिका या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो राज्य हैं वो अपनी स्वेच्छा से चाहे एक सदनीय व्यवस्था रखें या 2 सदनीय व्यवस्था रखें, है ना, उनको ऐसा अधिकार दिया गया है, विकल्प दिया गया है। ठीक है, भारत के राज्यों के विधानमंडल में भी 2 सदन हो सकते हैं, है ना, जैसे केंद्र में 2 सदन हैं ऐसे ही राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं। अब वो सदन कौन कौन से होंगे, नंबर 1 विधानसभा, विधानसभा क्या है यहाँ पर निम्न सदन है। नंबर 2 विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। अब प्यारे छात्रों, भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है या द्विसदनात्मक विधायिका काम करती है। और उनके अगर सदस्यों की संख्या भी बताते हैं साथ के साथ, है ना, मैं 6 राज्यों के नाम बता देता हूँ। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, जहाँ के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद जैसे नंबर 2 पर आता है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या 100 है, सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आता है महाराष्ट्र के सदस्यों की संख्या जो है 78 है। इसके बाद आता है बिहार में सदस्यों की संख्या 75 है। इसके बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक में भी सदस्यों की संख्या 75 ही रखी गई है। और आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या 50 है। इसके बाद तेलंगाना में सदस्यों की संख्या 40 है। ये बात कर रहे थे हम विधान परिषद की। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, क्रम से इनके सदस्यों की बात करी, है ना, यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं, हमने लिखा है द्विसदनीय
विधान मंडल के लाभ। हम इतना खर्चा क्यों करें, है ना? तो ये क्या कारण है? दो सदनीय व्यवस्था से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जहाँ पर दो सदन होते हैं वहां पर क्या होता है, एक तो कार्यभार बढ़ जाता है, कुछ एक सदन का काम हो जाता है, दूसरे सदन का काम हो जाता है, जिससे क्या होता, निचला जो सदन है हमारा विधानसभा है, उसका कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है ना? क्योंकि काम बढ़ने से कार्यभार थोड़ा सा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें एक लाभ और क्या है, इसमें सब है ना, समाज के सभी वर्गों के लिए ये सदन काम कर सकते हैं, है ना? समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व हो जाता है। और क्या क्या फायदा इससे? जल्दबाजी पर रोक लग जाती है। जल्दबाजी पर रोक कैसे लग जाएगी? क्योंकि एक सदन में पहले प्रस्ताव पास हुआ, वहां पर उसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और फिर उसी प्रकार से उसे दूसरे सदन से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, जो जल्दबाजी है उस पर रोक लग जाती है। इससे एक सदन के लिए दिए गए निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार का मौका भी मिल जाता है, है ना? दूसरे सदन में पुनर्विचार का चांस मिल जाता है। या यूं कहें, जो विधेयक प्रथम सदन ने पास किया है उसको द्वितीय सदन में जांचने का अवसर मिल जाता है कि कहीं पहले सदन से गलती तो नहीं हो गई, कोई चूक तो नहीं हो गई, या इसमें संशोधन की संभावना है। ये इसका लाभ है। और इसमें अगर यूं कहें कि प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने परखने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार हम 2 बार जांच परख करके अपना कानून बनाते हैं। इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा बनता है कानून बनाने की प्रक्रिया। अब देखिए, हमने बात करी कि हमारी जो विधायिका या विधान मंडल है ये कानून बनाने का काम करती है। अब कानूनों को कैसे बनाती है, किस तरह से काम करती है, उसके बारे में भी हमारा चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में बात करते हैं, कानून बनाने की जो प्रक्रिया। देखिए, हमारे अधिकतर जो विधेयक हैं वो सरकारी सदस्यों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। जितने भी विधेयक हैं ज्यादातर उनको सरकारी सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है। पर कभी कभार क्या होता है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं वह भी विधेयक पेश कर सकते हैं, या कभी कभार वो भी विधेयक पेश कर देते हैं। ठीक है, तो सभी वैसे तो जितनी भी सरकारें चुनी जाती हैं उससे पहले अपना एजेंडा रखती हैं, है ना? और सभी सरकार उसके अनुसार काम करती हैं। सभी सरकारों का अपना राजनीतिक आर्थिक एजेंडा होता है, अपना राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम होता है, और वह उसे एक निश्चित समय में लागू करने का प्रयास भी करती हैं, या समय समय पर जो उसने जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने का वादा जो किया है उसको कोशिश करती हैं। और वह जो सरकार है, वह जो नीतियां बनाती हैं, इससे क्या होता है, उसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी लेना पड़ता है। सरकार जो नीतियां बनाती हैं इसमें जो मंत्रिमंडल है उसका अनुमोदन लेना पड़ता, स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके बाद जो संबंधित मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, जैसे कोई मंत्रालय ले लीजिए, सड़क व परिवहन मंत्रालय, या कोई अन्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कोई मंत्रालय ले लीजिए, उसके जो संबंधित मंत्रालय के अधिकारी होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर क्या करते हैं, उस विधेयक का प्रारूप या मसौदा तैयार करते हैं, और फिर इस विधेयक को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से चरण हैं, इसमें बात करेंगे हम। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। अब इन प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन में क्या क्या होता है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी कर लेते हैं, है ना? बाकी विस्तार से तो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब प्रथम वाचन में क्या होता है, जो संबंधित मंत्री होते हैं, है ना? जैसे कोई परिवहन मंत्री है तो परिवहन से संबंधित, या ऊर्जा मंत्री है तो ऊर्जा संबंधित, जिससे भी संबंधित अगर कोई मंत्री है तो संबंधित मंत्री क्या है, सदन से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगते हैं। सदन से मतलब है सदन में जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष से
क्या करते हैं, विधेयक को प्रस्तुत करने की, पेश करने की अनुमति मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, इजाजत मांगते हैं। ठीक है, जब अध्यक्ष की परमिशन मिल जाती है तब उसे पेश करने की बात आती है, पेश करते हैं। इस समय क्या होता, विधेयक पर कोई ज्यादा बहस नहीं होती, कोई बहस नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर होती है, जो मंत्री उस विधेयक को पेश करता है उस विधेयक की विशेषताएं बताता है और विधेयक बिल को पेश कर दिया जाता है। ये इतना ही काम होता है प्रथम वाचन में। ये क्या कहलाता है, प्रथम वाचन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन में क्या होता है, इस चरण में विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। विधेयक पटल पर रखा जाता है, विस्तार से चर्चा होती है और ज्यादातर बिल किसी समिति को सौंप दिए जाते हैं। बहुत सारी समितियां होती हैं, समिति को सौंप दिए जाते हैं और समिति उन बिलों की या विधेयक की जांच करती है और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और उसमें क्या होता है, विधेयक की धारा होती हैं, तो प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद पूरे सदन में उसको मतदान होता है और मतदान के द्वारा वो पास या फेल हो जाता है। और ये मतदान के द्वारा जो पास या फेल होता है ये क्या कहलाता है, द्वितीय वाचन कहलाता है और द्वितीय वाचन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद बात करें तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन के दौरान क्या होता है, देखिए अब क्या है, बिल पेश हो गया, उस पर बहस हो गई और मतदान हो गया, इतना आप जान गए। अब ज्यादा औपचारिकताएं नहीं बची। तृतीय वाचन के दौरान कुछ औपचारिकताएं, कम औपचारिकताएं रहती है तथा मौखिक संशोधन के अलावा कोई खास संशोधन नहीं किए जा सकते, अर्थात वो हमने कर लिए, बहस हो गई। विधेयक के पास होने पर क्या करते हैं, उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है, उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है। अब बात आती है दूसरे सदन की प्रक्रिया। दूसरे सदन में भी उस विधेयक को प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। तो दूसरे सदन में भी विधेयक को पुनः माने दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यदि दूसरा सदन उसमें उसे पास कर देता है, भाई अब दूसरा सदन उसे पास कर देगा या फेल कर देगा, दोनों में से एक बात है। यदि उसे पास कर देता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ना। तो वह विधेयक कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और यदि दूसरा विधेयक उसे फेल कर देता है या उसमें कुछ संशोधन कर देता है तो संशोधन करने के बाद उसे फिर कहाँ भेजा जाता है, उसे पहले सदन में वापस भेज दिया जाता है। कौन से सदन में, जहां से उसे शुरू किया गया है ना। शुरू करने वाले विधेयक जिस सदन ने विधेयक को शुरू किया है उसमें भेज दिया जाता। और यदि पहला सदन उन संशोधनों पर सहमत हो जाता है तो मान लिया जाता है कि दोनों सदन अंततः सहमत हैं। यदि उस पर सहमत नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि दोनों सदन इस विधेयक पर सहमत नहीं है। अब क्या करना होता है, यदि किसी विधेयक पर दोनों संसद है ना, संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमत नहीं हैं, तब क्या होगा, तब एक प्रस्ताव है हमारे संविधान में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, है ना, इसमें ये किस तरह से पास होगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। अब जब दोनों सदनों में असहमति होगी, सहमति बताइए नौबत नहीं आती, यदि दोनों सदनों में असहमति हो गई तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों की संयुक्त माने साझी, है ना, दोनों सदनों की संयुक्त या साझी बैठक बुला सकते हैं। और संयुक्त बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। कौन अध्यक्षता करेंगे,
राष्ट्रपति नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का काम जो है केवल बैठक बुलाना है, मीटिंग बुलाना है, उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। और यदि संयुक्त बैठक में विधेयक बहुमत के आधार पर पास हो जाता है तो समझा जाता है कि विधेयक दोनों सदनों ने पास कर दिया है या विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर उच्च सदन मान लेते राज्यसभा को, यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं, है ना, राज्यसभा के सदस्य कम हैं। यहाँ पर शक्तिशाली कौन हो जाता है? लोकसभा हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा हैं और वहां पर उनका बहुमत बन जाता है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा विपरीत हो जाती है। तो इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की सहमति या स्वीकृति, राष्ट्रपति की परमिशन। जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है, ठीक है, इससे पहले नहीं, जब कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वह कहाँ पे भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति की पावर है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अनुमति दें या ना दें। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, अभी मैं धन विधेयक की भी चर्चा करूंगा। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। धन विधेयक में ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उसे संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। और इसके बाद भी देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर की बात आती है, कितनी पावर है ना, नाम के हिसाब से कितनी पावर है ना। यदि दोनों सदन उस बिल या विधेयक को बिना सुधार किए हुए या सुधार करते हुए, सुधारों के साथ या बिना सुधार के साथ उसे राष्ट्रपति के पास पुनः स्वीकृति के लिए भेज देते हैं, तो अब राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है या उस पर अपनी मोहर लगानी ही पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर एक राष्ट्रपति की पावर की बात आई, है ना, कितनी पावर है उनको हमारे, है ना, कि ना चाहते हुए भी उन्हें परमिशन देनी ही होती है। अब बात करते हैं कि धन विधेयक क्या है। अभी हमने धन विधेयक की चर्चा की, तो धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं, है ना। अब धन विधेयक क्या है? धन विधेयक है, धन विधेयक देखिए, हम 3-4 विधेयक की बात करते हैं, उनमें से कोई भी एक धन विधेयक हो सकता है या उसको धन विधेयक कहा जा सकता है। जैसे किसी भी प्रकार का कर, टैक्स लगाना, उसमें छूट देना, है ना, कर लगाना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसमें बदलाव करना या उसे बिल्कुल समाप्त कर देना, ये क्या है? धन विधेयक हो सकता है। और क्या हो सकता है? भारत सरकार द्वारा उधार लेने के नियमों का निर्माण करने की जो बात है वह भी धन विधेयक हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? भारत की संचित निधि, है ना, कंसोलिडेटेड फंड है और या आकस्मिक निधि है ना, ये कॉन्टिजेंसी फंड है, इसमें धन डालना या उसमें से धन निकालना, ये भी धन विधेयक हो सकता है। धन विधेयक और ये धन विधेयक हो सकता है। और यहाँ पर एक बात और याद करने की है कि धन विधेयक को लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, अर्थात धन विधेयक की शुरुआत हम अपने प्रथम सदन या निम्न सदन कहें, है ना, या कहें लोकसभा से ही पारित कराना होगा, लोकसभा से ही उसकी शुरुआत करनी होगी। अब यहाँ पर बात करें हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर या प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? हम पेज के 2 हिस्से कर लेंगे, है ना, एक तरफ लोकसभा लिख लेंगे, एक तरफ राज्यसभा लिख लेंगे।
अब लोकसभा को क्या कैसे करेंगे? लोकसभा को पहले हाउस ऑफ पीपल कहते थे, है ना। और राज्यसभा को क्या कहते थे? इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, अर्थात स्टेट की, राज्यों की है ना। और नंबर 2 पर आए तो लोकसभा 14 मई 1954 को अपनाया गया। लोकसभा की शुरुआत, लोकसभा को कब अपनाया हमने? 14 मई 1954 को, जबकि राज्यसभा को 23 अगस्त 1954 को अपनाया गया। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम दूसरा सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव, लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव विधि से करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा करते हैं, अर्थात ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव भारत के सभी नागरिक करते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव हम कैसे करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से करते हैं, अर्थात वहां पर क्या है, जो हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए वगैरह हैं वो उनका चुनाव करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु या कम से कम आयु जो है वो 25 साल रखी गई है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वही आयु जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष रखी गई। अब लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य हैं जो हमारे संविधान में रखे गए हैं वो हैं 552। किस प्रकार से हैं? अब नहीं है, वर्तमान की बात मैं भी करूंगा। ये 552 किस प्रकार से हैं? 530 + 20 + 2, 2 क्या है? आंग्ल भारतीय होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है जो हमारे संविधान में रखी गई वो 250 रखी गई, जिसमें 238 + 12 है ना। और 238 जो है हमारे राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के जो एमएलए वगैरह उनके द्वारा चुने जाते हैं। और यदि बात करें वर्तमान सदस्यों की, है ना, तो वर्तमान सदस्य कितने हैं हमारी लोकसभा के? 545 हैं। इसमें किस प्रकार से? 530 + 13 + 2, है ना, और 2 हमारे जो है आंग्ल भारतीय हैं। और यदि बात करें राज्य की तो राज्यों में जो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य हैं वो 233 + 12 बराबर हो जाते हैं 245। इस प्रकार से ये सदस्यों की संख्या है। और क्या है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है ना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। परंतु यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद हटते रहते हैं और उनकी जगह नए सदस्य उनका स्थान लेते रहते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है, अतः राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये बात आप जान गए होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात थी हमारी लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन या लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर। अब हम जान लेते हैं संसद के कार्य। संसद क्या क्या कार्य करती है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स या प्यारे छात्रों, संसद का जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना। कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। कानून को स्वीकृति देना, स्वीकृत करना भी संसद का ही काम है। और क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, जो कार्यपालिका को कंट्रोल रखने का, नियंत्रण रखने का काम करती है वो भारतीय संसद करती है। इसका एक कार्य है वित्तीय कार्य, धन संबंधी जो कार्य है वित्तीय कार्य भी संसद का है। और संसद क्या करती है? पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व करती है। और संसद का क्या काम है?
बहस का मंच उपलब्ध कराना। यहाँ पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके लिए बहस के लिए एक मंच की व्यवस्था की गई है, वहां पर हम बहस कर सकते हैं। और क्या काम करती है संसद? संविधान में संशोधन करने का काम भी संसद का, तो संविधान में संशोधन कर सकती है। और संसद क्या करती है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और उनको हटाने का काम भी संसद का ही है ना, महाभियोग के द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चयन करना, उनको हटाना, ये काम भी संसद का ही है। और क्या है? न्यायिक कार्य हैं जजों को उनके पदों से, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ऐसे ही जजों को हटाने की प्रक्रिया। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आसानी से हटाया नहीं जा सकता, ऐसे ही हमारे यहाँ जजों को भी हटाया नहीं जा सकता। तो ये संसद के कार्य हैं। अब हम बात करें कि संसद कार्यपालिका को हमने ये तो कह दिया कि नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है? अथवा एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, क्योंकि हमारे राजनीति विज्ञान में क्वेश्चन की भाषा चेंज हो जाती है तो बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ या यहाँ भी बात करता हूँ, तो क्वेश्चन जिस प्रकार से आ सकता है उसकी चर्चा करते हैं। रटने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं है ज्यादा, बस क्वेश्चन को समझना है। तो संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर सकती है, कैसे नियंत्रित करती है, या संसदीय नियंत्रण के साधन, संसदीय नियंत्रण के साधन। तो इसमें कुछ साधन है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, गणपति, गणपूर्ति, ठीक है, ये गणपूर्ति है, ये क्या है, किस तरह से, इसके बारे में जानेंगे। तो संसद कैसे नियंत्रण करती है? जैसे नंबर 1, बहस और चर्चा करती है। संसद के अंदर संसद का काम है कि बहस के लिए मंच उपलब्ध कराना, तो बहस और चर्चा करती है। कानूनों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है ना। और क्या करती है? वित्तीय नियंत्रण भी करती है। और संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। यदि कोई पार्टी सत्ता पक्ष बहुमत में नहीं है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करके या मंत्रिमंडल को भी हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है। ये बात हुई। अब ये प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल में क्या होता है? इसमें मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। विपक्षी नेता अक्सर मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और शून्य, इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? ये प्रश्नकाल के बाद का समय है। बाद का समय 12 बजे से 1 बजे का समय है। इसमें क्या फायदा है प्रश्न पूछने वालों के लिए? कि बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पहले प्रश्न पूछने के लिए अनुमति या सूचना देने की जरूरत नहीं है। इसमें बिना परमिशन लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे इसलिए 0 आवर या शून्यकाल भी कहते हैं। अब ये गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति से क्या लाभ है? कभी ऐसा ना हो कि सरकार अपनी मनमानी कर ले, कोई बिल पास करा ले, तो इसके लिए भी हमने कुछ नियम बनाए। वो नियम क्या है? जैसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं इसको। कोरम क्या है? सदन की किसी भी बैठक के लिए, चाहे सदन राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या विधानसभा हो, या विधान परिषद हो, कहीं भी, है ना। तो इसमें क्या है? गांव, मैंने तो देखा है गांव की प्रधानी में भी उप प्रधानों की संख्या अगर पूर्ण नहीं होती, गणपूर्ति नहीं होती, तो वहां भी मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही नियम लागू होता है। सदन की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति में अध्यक्ष सहित और कुल सदस्य संख्या का, जितनी वहां पर टोटल मेंबरों की संख्या है, उसका 10वां हिस्सा, या जो कहें 1/10 पार्ट्स ऑफ दिस असेंबली, है ना, होती है। ठीक है। और बैठक शुरू होने से पहले यदि गणपूर्ति नहीं होती तो गणपूर्ति, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर विराजमान नहीं होते हैं। और फिर क्या करते हैं? गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाती है। गणपूर्ति घंटी बजती है तो सदस्य आते हैं। यदि फिर भी गणपूर्ति की घंटी बजने के बावजूद भी सदस्य पूरे नहीं होते, तब तक सदस्य 10वां हिस्सा 1/10 नहीं होते, तब तक हमारे अध्यक्ष महोदय पीठासीन नहीं होते, विराजमान नहीं होते हैं। जब गणपूर्ति हो जाती है
तभी हमारे अध्यक्ष महोदय उपस्थित होते हैं और सदन की कार्यवाही होती है। आज की वीडियो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।